नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एसोसिएट प्रोफेसर संदीप सिंह और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौर फार्मा इनसाइट्स में। आज हम बी फॉर्म फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट रेगुलेटरी अफेयर्स में यूनिट 1 का थर्ड लेक्चर जो कि है स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले के दो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, जिसमें हमने अब तक इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स एंड सेकेंड लेक्चर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्ट्री अबाउट द रेगुलेटरी अफेयर्स, जिसमें हमने मल्टीपल चीज़ों के बारे में जाना, कैसे एफडीए इस्टेब्लिश हुआ, कैसे एक्ट रूल्स एंड लॉज वगैरह बने, आईसीएच की इस्टेब्लिशमेंट कब और कैसे हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। आज हम कैसे एक ड्रग मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसको ड्रग डिस्कवरी के स्टेज में कैसे वो इम्प्लीफाई होता है और आगे चल के उसका डेवलपमेंट किन किन तरीकों से होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं इस टॉपिक के ओवरऑल मेजर हेडिंग्स, कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक, जिसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे ड्रग डिस्कवरी का, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कैसे किसी टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। फिर उसके बाद हम वैलिडेशन प्रोसेस, उसकी HIT हिट डिस्कवरी एंड वैलिडेशन प्रोसेस को देखेंगे। देन अगला है लीड ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग्स भी कवर की गई है इसमें, उसको भी जानेंगे, जिसमें कि क्या इम्पोर्टेंस है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का, कौन कौन सी मेथड्स इस्तेमाल करेंगे हम उनको ऑप्टिमाइज करने में, कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स जो हैं उनके बारे में भी जानेंगे। देन नेक्स्ट हेडिंग है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कैसे की जाती है किसी ड्रग की, उसके बारे में भी देखेंगे हम, राइट। और फिर उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, टाइप ऑफ प्री क्लिनिकल टेस्टिंग एंड कुछ की कंसिडरेशन है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के मेथड्स में, उनके बारे में समझेंगे। देन उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स ये रही क्लिनिकल ट्रायल्स, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, देन क्लिनिकल ट्रायल्स में एक पूरा का पूरा इसका ओवरव्यू करेंगे हम, क्या होते हैं कैसे होता है, द नंबर ऑफ फेजेस इन्वॉल्व जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में उसको पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे। देन उसके कुछ की एलिमेंट्स की कंसिडरेशंस जो है, देन क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद कैसे कोई ड्रग जो है वो FDA के पास जाती है अप्रूवल प्रोसेस के लिए, अप्रूवल की पूरी प्रोसेस क्या है, वो इन 3 पॉइंट में कवर करेंगे हम। और उसके बाद अपकमिंग चैलेंजेस क्या हैं ड्रग डिस्कवरी के फील्ड में, वो इन पॉइंट्स में हम कवर करेंगे। देन लास्ट हेडिंग इसकी जो टॉपिक की रहेगी वो फ्यूचर डायरेक्शन इन ड्रग डिस्कवरी, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे क्या हम कवर करेंगे, उनके बारे में हम इसमें फ्यूचर डायरेक्शन में देखेंगे। एंड ओके, तो यहाँ से हमारी टॉपिक की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिस्कवरी। क्या होती है ड्रग डिस्कवरी बच्चों? ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग अ न्यू ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई डिसीज ना हो या कोई डिसऑर्डर ना हो तो ड्रग की आवश्यकता भी नहीं है। और डिसीज एंड डिसऑर्डर्स तो ऐसी चीज़ें हैं कि हमेशा बनी ही रहती हैं, कभी ना कभी किसी न किसी कंडीशंस में। एंड ड्रग डिस्कवरी, अगर सवाल कर लें हम कि क्यों किसी ड्रग को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, क्यों इसकी डिस्कवरी होती, कोई ड्रग बनती क्यों है, तो सिंपल सा आंसर है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यू डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस ड्रग डिस्कवरी एक आइडेंटिफिकेशन और किसी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके कैरेक्टराइज करके और डेवलपमेंट करना एक न्यू ड्रग के फॉर्म में ड्रग डिस्कवरी कहलाता है। और ये होता क्यों है? इफ देयर इज अ डिसीज एंड डिसऑर्डर्स देन वी नीड सम ड्रग्स टू ट्रीट देम। ये ऐसे करके आप ड्रग डिस्कवरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ एंड हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी लाइफ सेविंग मेडिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसने क्या किया है, कंटिन्यूसली ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने का काम किया है। एंड बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिकेशंस आज की डेट में हमें ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस से देखने को मिल चुकी हैं, राइट। कैसी कैसी वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, अगर ड्रग डिस्कवरी ना होता तो शायद आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की दवाइयाँ शायद ना होती। The drug discovery process involves multiple stages and collaboration between various stakeholders, including scientists, pharmaceutical companies, regulatory agencies, and patient. The drug discovery process involves multiple stages and collaboration between various stakeholders, including scientists,
फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड पेशेंट। क्या समझ में आता है इसको पढ़ के कि ये एक ड्रग डिस्कवरी की जो प्रोसेस है मल्टीपल स्टेजेस में कोलैबोरेट करती है बहुत सारी एजेंसीज के साथ। नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, देखें साइंटिस्टों के लिए भी इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है मार्केट में उनके लिए भी, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि करती हैं क्या, ड्रग डिस्कवरी का काम करती हैं, राइट, ऑन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। रेगुलेटरी एजेंसीज क्या करती हैं, रेगुलेटरीज इनको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करती हैं। पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट इनके कंज्यूमर हैं, राइट। एंड साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स इनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिसके थ्रू, इसलिए इन सभी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेक होल्डर्स हो गया ये, राइट, साइंटिस्ट हो गया R&D के लिए, पेशेंट्स इनके कंज्यूमर हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज इनको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करती हैं, और फार्मास्यूटिकल एजेंसीज जो हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, वो इनकी डिस्कवरी का काम करती हैं। अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो कि सक्सेसफुली डेवलप्ड हुई हैं थ्रू द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, राइट, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और ह्यूमन के लिए वो हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट नाउ, ठीक है, कैसे वो ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। एग्जांपल्स में है पहला पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 एंड इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंटीबायोटिक्स। सबसे पुरानी एंटीबायोटिक्स में से एक है, कौन सी, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स में से। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको कब, 1928 में डिस्कवर किया। इट वाज द फर्स्ट ड्रग इफेक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड सेव्ड काउंटलेस लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, भाई जब वो लोग गंदी संदी जगहों पे लड़ाई भी करते थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, और उनको मल्टीपल चोटें आती थी, घाव हो जाते थे, तो ऐसे वाउंड्स वगैरह में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता था। उस दौरान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक डेवलप किया था अपने लेबोरेटरी में, जिसको पेनिसिलिन नाम दिया था। एंड टुडे इट इज स्टिल वाइडली यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। आज हम उस एक छोटे से कदम का, उस एक छोटी सी रिकमेंडेशन का, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फ्लेमिंग ने उन जो रिफ्यूजीज थे, जो घायल सैनिक थे, उनको ट्रीट करने के लिए एक आविष्कार किया था 1928 में। उस एक छोटी सी डिस्कवरी के पीछे आज हम कितना बेनिफिट ले रहे हैं। आज वर्ल्ड वाइड सबसे पुराना एंटीबायोटिक की लिस्ट में पेनिसिलिन ही आता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एस्प्रिन। एस्प्रिन was originally derived from willow bark and has been used for centuries to relieve pain and reduce fever। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमन ड्रग है एस्प्रिन। 1897 it was first synthesized in a laboratory and has since become one of the most widely used drug in the world। 1897 में सबसे पहले इसको मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज करके और लेबोरेटरी में सिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर किया गया था एस्प्रिन को, राइट, जो कि नॉर्मल फंक्शंस क्या रखते थे, पेन रिलीवर है, और फीवर में फीवर को रिड्यूस करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, नॉर्मल से फंक्शंस रखते हैं। एस्प्रिन नाउ is used not only to relieve pain and fever but also to reduce the risk of heart attack and stroke। आज की डेट में एस्प्रिन का उपयोग जो है वो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस के लिए किया जाता है। हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के लिए भी, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी एस्प्रिन दिया जाता है। नाउ द लास्ट इज इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। इंसुलिन एक हार्मोन है, सभी जानते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। इसकी कमी या अधिकता की वजह से शुगर पेशेंट्स में देखी जा सकती है। It was discovered in 1921 by Frederick Banting and Charles Best and has since been used to treat diabetes। जैसा कि कहा, शुगर या डायबिटीज इसकी कमी या अधिकता से हो जाती है। डिस्कवर किया गया था 1921 में फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट के द्वारा। इंसुलिन इंजेक्शन आर नाउ अ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फॉर पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है उसको ट्रीट करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन
इंसुलिन नाम के इंजेक्शंस जो हैं वो लाइफ सेवियर साबित हुए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो कि कंटेंट में बताया था, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, राइट। The first stage of drug discovery is target identification, which involves identifying a specific molecule or pathway involved in a disease process. Target identification is based on understanding the disease pathology and its underlying molecular mechanism. Various methods can be used for target identification, including genomics, proteomics, and phenotypic screening. आपके सामने लिखी हुई जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है इसमें? टारगेट आइडेंटिफिकेशन भी जो है कि ड्रग डिस्कवरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होती, बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण कह सकते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो होते हैं, जहाँ साइंटिस्ट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स जो इन्वॉल्व रहते हैं, वो किसी भी डिसीज और हेल्थ कंडीशंस के लिए नई दवाइयों को टारगेट करने का और उनको पहचानने का काम करते हैं, राइट। क्या करते हैं? जो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स जो होते हैं वो किसी भी न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने का और डेवलप करने का काम करते हैं। होता क्या है इसमें? ऐसा करने से इनको बेनिफिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक समस्या है जिसको समझने के लिए और उसका उपाय ढूंढने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रिसर्च, कोई भी एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल और डिसीज, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल और डिसीज, ये दोनों ही समस्याओं से जूझना समझना है किनको? साइंटिस्ट को और रिसर्चर्स को, राइट। तो इसको, ये सारी जो ओवरव्यू कहानी जो मैं बता रहा हूँ, ये सब के सब टारगेट आइडेंटिफिकेशन में होता है। सबसे पहले मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उससे रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड आ रही हैं सामने, उनको मास्क करना या उनको इम्प्रूव करना कह सकते हैं। किसी भी डिसीज के अप्रोप्रिएट सुटेबल मॉलिक्यूल को ढूंढ के निकालना, सिलेक्ट करना मेन काम होता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन स्टेप का। अब ऐसा किया कैसे जाता है, डायरेक्टली हम इस पॉइंट्स में समझेंगे। ये किन किन मेथड्स के लिए, किन किन मेथड्स के थ्रू टारगेट जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है? जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग, राइट। इनमें से ये दो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, इनके थ्रू आप समझ सकते हैं। क्या होता है जीनोमिक्स में? एक ऐसी टेक्निक जिसमें रिसर्चर्स क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग। जीन्स तो पढ़ रखे हैं हम आपने सभी ने। जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते हैं या इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं, कुल मिला के ऐसा करके हम समझ लें। उसकी एक प्रोसेस है जिससे कि क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटीज एंड जेनेटिक म्यूटेशन इन एनी सेल बाय विच हेल्प टू सेलेक्ट द राइट टारगेट फॉर ड्रग डिस्कवरी। क्या होगा? जेनेटिक स्टडी करते हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते हैं, राइट, जिससे कि किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी सेल में पाई जाने वाली जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हैं या फिर जेनेटिक म्यूटेशन है, सेल म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं, राइट, जेनेटिक म्यूटेशंस है। अगर कोई एबनॉर्मल सेल ऐसी देखी जाती है तो इनको क्या करते हैं? सिलेक्शन के लिए हम नहीं सिलेक्ट करते। क्यों? क्योंकि इनके हार्मफुल इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं इसमें, पेशेंट में, और ये ड्रग क्या हो सकती? ये फेल हो सकती है। किस स्टेज में? किस स्टेज में फेल हो सकती है? क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ये ड्रग जो है वो फेल हो सकती है, राइट। इस वजह से हम इस ड्रग को सिलेक्ट नहीं करेंगे अगर ऐसी कोई एबनॉर्मलिटीज या म्यूटेशन का केस देखा जा सकता है।
और बाद में अल्टीमेटली लिखा भी है कि यही जिनोमिक्स जो स्टडी है वो राइट टारगेट को सिलेक्ट करने या चूज करने में हेल्प करती है। प्रोटियोमिक्स क्या होता है? इन दिस साइंटिस्ट यूज टू स्टडी अबाउट द प्रोटीन, प्रोटीन की स्टडी कर, दैट इज फंक्शंस, इंटरेक्शंस, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा। प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या हैं, प्रोटीन के मल्टीपल जो कह सकते हैं हम अवेलेबल जो आइसोमर कह ले हम कि प्रोटीन के अलग अलग रूप कौन कौन से हैं, मॉडिफिकेशंस में आ जाएंगी, प्रोटीन की इंटरेक्शंस उस पर्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल के साथ क्या क्या हो रही हैं, वो सारी चीजें स्टडी करते हैं हम। विच हेल्प टू चूज द सुटेबल मॉलिक्यूल टू टारगेट फॉर द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। अल्टीमेटली यही लास्ट में आता है कि प्रोटीन सुटेबल कोई ड्रग जो है हमें मिल जाती। क्यों? क्योंकि हम सभी ने, आपने पढ़ रखा है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है, मोस्ट ऑफ ड्रग जो हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं वो कैसी है नेचर में, वो वीक एसिडिक होती है नेचर में, राइट। और ज़्यादातर ड्रगें जो हैं वो प्रोटीन सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी की अगर बात कर लें, प्रोटीन सॉल्युबल या इसी को हम लिपिड सॉल्युबल या इसी को हम लिपोफिलिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसलिए ये प्रोटियोमिक्स स्टडी जो है वो हर ड्रग के केस में इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। Some successful example of target identification by which we found some awesome drug discoveries. कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे टारगेट आइडेंटिफिकेशन के, जिसके थ्रू हमने कुछ बहुत ही ऑसम क्लास की ड्रग, बहुत ही अच्छी ड्रग जो है वो डिस्कवर कर पाने में हम कैपेबल हुए। पहला है टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन इज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM, selective estrogen receptor modulator, that is used to treat breast cancer. The target of tamoxifen is the estrogen receptor, which is expressed on the surface of breast cancer cell. tamoxifen tamoxifen blocks the action of estrogen on the ER क्या है? Estrogen receptors, which inhibit the growth and division of breast cancer cell. क्या करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर सेल जो हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को क्या मल्टीप्लाई होने से या कह लें हम डिवीजन होने से, उनका डिवाइड होने से उनको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जब सेल जो है, कैंसरस सेल जो है, कैंसर सेल यदि मल्टीप्लिकेशन होके मल्टीप्लाई नहीं होंगी, या कैंसर सेल जो है अगर वो डिवाइड होके पूरे ऑर्गन को या पूरे बॉडी सिस्टम में फैलेंगी नहीं, तो कैंसर नहीं होगा, हमें कैंसर नहीं होगा, राइट। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग साबित हुई टेमोक्सिफेन, जो कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को अपना टारगेट करती है, वहां जाके इनकी कैंसरस सेल जो है इनके डिवीजन को ब्लॉक कर देती है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है और ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने का काम करती है। नेक्स्ट इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट आर यूज्ड टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। ब्लड में स्टैटिन्स जो हैं ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने का, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने का, डिक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे द टारगेट ऑफ स्टैटिन्स इज HMG CoA रिडक्टेज, ये भी रिसेप्टर्स के नाम है, राइट। एन एंजाइम दैट प्ले अ की रोल इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। HMG CoA रिडक्टेज नाम का जो ये एंजाइम है वो क्या करता है, एक कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। कौन सा? लिख लेते हैं हम, HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करने का काम करता है, राइट। बाय इनहिबिटिंग HMG CoA रिडक्टेज, इस एंजाइम के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का क्या काम होता है? अभी तक हमने क्या देखा कि ये HMG CoA रिडक्टेज जो है एक एंजाइम होता है जो कि
कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने का या कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, राइट। अब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है बढ़ती कहाँ पे है, ऑब्वियसली ब्लड में, राइट। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए या उसको डिक्रीज करने के लिए स्टैटिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये सिंथेसिस करने का काम करता है तो स्टैटिन क्या करते हैं, बाय इनहिबिटिंग HMG-CoA reductase, statins lower the cholesterol level in the blood, which reduce the risk of cardiovascular diseases. statins statins जो हैं इसी के सिंथेसिस को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ये जो सिंथेसिस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अब स्टैटिन्स क्या करता है, अटैक करता है सीधे सीधे किस पे, इसके ऊपर, इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, इसकी सिंथेसिस को एकदम से ब्लॉक कर देता है, राइट। इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी में इंक्रीज नहीं हो पाता, राइट। नेक्स्ट हेडिंग इज हिट डिस्कवरी एंड वैलिडेशन। देखें बच्चों, हिट डिस्कवरी एंड वैलिडेशन जो एक ड्रग डिस्कवरी की बहुत ही, ड्रग डिस्कवरी के केस में ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, राइट। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है जहाँ पे क्या रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो हैं यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इस स्टेज में साइंटिस्टों का क्या काम होता है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो है वो मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज एंड आइडेंटिफाई करने का काम करते थे। वहाँ पे वेरियस मेथड्स के थ्रू हमने देखा, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, इन मेथड्स के थ्रू हमने देखा कि साइंटिस्ट जो है वो मॉलिक्यूल के कैरेक्टराइजेशन का काम करते थे, राइट। अब अगली स्टेप है जो हिट डिस्कवरी एंड वैलिडेशन। इसमें क्या करते हैं रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट, इसमें क्या करते हैं, इसमें वो जो कैरेक्टराइज और आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल है उससे रिलेटेड जो है सारी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद इस स्टेप में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्या करते हैं, उस आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल जो कि सिलेक्ट मॉलिक्यूल अब कहलाएगा, कैरेक्टराइज या आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल की पोटेंशियल को टेस्ट करने का काम करते हैं। पोटेंशियल मतलब उसमें मौजूद कौन कौन से सिम्टम्स हैं, राइट। उसकी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज में उसकी फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाएगी, राइट। उसके इफेक्ट कौन कौन से हैं, इफेक्ट्स देखे जाएंगे, इफेक्ट्स में एडवर्स आ जाएंगे, साइड इफेक्ट आ जाएंगे, ऐसे ऐसे मल्टीपल टेस्टिंग जो है उसकी फर्दर की जाएगी। इसी को कलेक्टिवली हम क्या बुला रहे हैं, उसकी पोटेंशियल को चेक करने का काम करते हैं हिट डिस्कवरी एंड वैलिडेशन में। एंड फाइनली क्या होगा, जिन जिन चीज़ों में वो एक्सेप्टेबल कंडीशन मिलेगी उसको ओके करते जाएंगे, और जो नहीं होगा उसको क्या करेंगे, उसको मास्क करते जाएंगे या उसको सिंथेसाइज करते जाएंगे कि हम इसको कैसे अपने लिए क्या करें, सूटेबल बनाएं, किस कंडीशन में हम अपने लिए इसको सूटेबल बनाएं, राइट। और आगे कौन कौन सी वेरियस मेथड कैन बी यूज फॉर हिट डिस्कवरी इंक्लूडिंग हाई थ्रू आउटपुट स्क्रीनिंग एंड वर्चुअल स्क्रीनिंग। हिट डिस्कवरी एंड वैलिडेशन का जो एक स्टेप है, जो एक चरण है, इसमें भी बहुत सारी मेथड्स या टेक्निक का उपयोग करते हैं वो लोग, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो हैं वो आप लोगों को बताई गई हैं। अब जैसे हाई थ्रू आउटपुट स्क्रीनिंग एंड वर्चुअल स्क्रीनिंग, ये दो मेथड्स दी हुई हैं। एक ये हो गई हाई थ्रू आउटपुट स्क्रीनिंग एंड दूसरी हो गई वर्चुअल स्क्रीनिंग, ठीक है। ये क्या होती है, देख, हाई थ्रू आउटपुट स्क्रीनिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे रिसर्चर बहुत सारे कंपाउंड्स को एक साथ टेस्ट करते हैं, जिससे होता क्या है, जिससे कि उनकी पोटेंशियल हिट्स जो हैं या कंपाउंड से संबंधित लीड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। क्या समझ में आया, एक साथ मल्टीपल कंपाउंड्स को एक साथ कलेक्टिवली क्या करते हैं, टेस्टिंग का काम करते हैं, जिससे
उनकी पोटेंशियल हिट्स मैंने अभी बताया। पोटेंशियल को चेक करना मतलब क्या, ये सारी चीजें, उनके प्रॉपर्टीज हो गई, उनके इफेक्ट हो गए, राइट, उनके सिम्टम्स हो गए, ड्रग से संबंधित मॉलिक्यूल क्या क्या इफेक्ट है, और उनको कंपेयर कर लेते हैं हाई थ्रू आउटपुट स्क्रीनिंग से, राइट। मल्टीपल मॉलिक्यूल है आपके पास, तो उनको कंपेयर कर लेते हैं आपस में मिला के कि कौन सी चीज अपने लिए यूजफुल है और कौन सी नहीं। जबकि वर्चुअल स्क्रीनिंग में क्या होता है, वर्चुअल स्क्रीनिंग एक कंप्यूटर बेस्ड मेथड होती है। कैसी होती है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड मेथड होती है वर्चुअल स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या किया जाता है, किसी भी कंपाउंड का किसी भी कंपाउंड का एक डेटाबेस जो कि पहले से तैयार होता है, कैसा, बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा जो कलेक्टिव रहता है पहले से, लार्ज अमाउंट में किसी भी कंपाउंड का डेटाबेस जो है वो कलेक्ट करके यूज किया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड मेथड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। फिर क्या किया जाता है, इनको इस डेटा की मदद से, जो ये डेटाबेस अवेलेबल है, इसके मदद से क्या किया जाता है, हिट्स और लीड को आइडेंटिफाई किया जाता है। हिट्स एंड लीड क्या है, वही कि सुटेबल ड्रग कौन सी है, उसका पोटेंशियल क्या है ड्रग का, राइट। इसको मैच कर लिया जाता है उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए कह लें कि कोई भी क्रिमिनल यदि पकड़ा जाता है और उसको पुलिस वाले अपने पास मौजूद कंप्यूटर में मौजूद डेटाबेस में उसकी फोटो डाल के उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि भाई ऐसा कोई पहले से क्रिमिनल जो है अपने डेटा लिस्ट में है क्या, इससे मिलता जुलता या ऐसा कोई भी, राइट, समझ गए। तो ऐसी प्रोसेस, ऐसे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटाबेस की मदद से हिट या लीड को आइडेंटिफाई कर लेना कहलाता है वर्चुअल स्क्रीनिंग। आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। Hit validation involve testing the hits and determine their specificity, potency and selectivity. अब तक हम वही बात कर रहे थे कि स्पेसिफिक ड्रग कौन सी है, उसकी पोटेंसी क्या है, और उसकी सेलेक्टिविटी किन किन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट है, या हम इसको किस डिसीज या डिसऑर्डर के लिए कैरेक्टराइज कर सकते हैं या आइडेंटिफाई करके आगे लेके जा सकते हैं, राइट। इसमें वैलिडेशन शब्द भी लगा हुआ है, राइट, वैलिडेशन शब्द लगा हुआ है उसमें। क्या किया जाता है, इसका क्या रोल है। अब हिट डिस्कवरी एंड वैलिडेशन की जो स्टेप है उसमें पोटेंशियल हिट्स और लीड कंपाउंड को जब टेस्ट कर लिया जाता है, उसको फाइनलाइज किया जाता है, उनकी कैसी, उनकी एफिकेसी एंड सेफ्टी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। तो इनकी इस मॉलिक्यूल की सेफ्टी एंड एफिकेसी पैरामीटर्स के जो पॉइंट हैं या इसके संबंधित जो कंसर्न है उसको वैलिडेट भी करना होता है। वैलिडेट मतलब फाइनलाइज करना होता है, हमें उसको कंफर्म करना होता है कि हाँ अब हमें ये जो है फाइनल इस लीड पे आगे बढ़ना है, राइट। तो ये काम वैलिडेशन के थ्रू किया जाता है। हिट डिस्कवरी एंड वैलिडेशन हेडिंग में हमने यही समझा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर, लीड ऑप्टिमाइजेशन। जो लीड मिली है हमें पिछली स्टेप में, जो हमें ड्रग से संबंधित एक आगे उसको डेवलपमेंट या डेवलप करने के लिए हमें क्या एक जो कह सकते हैं लीड मिली है हमें, उस पे हमें उसको ऑप्टिमाइज करने का काम करना है। ऑप्टिमाइज मतलब उस पे फाइनल करने का, उसको आगे इम्प्रूव करने का काम करना है हमें, राइट। लीड ऑप्टिमाइजेशन स्टेप क्या है, क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। लीड ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द हिट्स टू इनहांस देयर ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज। क्या होती है ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज, ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो अभी हमने पिछली हेडिंग्स में पढ़ा प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन सोल्यूबल ड्रग होती, मल्टीपल अभी मैंने बताया, राइट। तो ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इन्हीं से एसोसिएटेड है कि ड्रग का नेचर क्या है, ड्रग का क्या नेचर है, और वो अपने नेचर वाइज कौन सी प्रॉपर्टीज रखती है, तो वो कहलाएंगे ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज। और जो उस ड्रग की प्रॉपर्टी है उसी इन्वायरमेंट में हम उसको डेवलप कर सकते हैं, राइट। उसकी जो प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करें कि किसी ड्रग की प्रॉपर्टीज है कि वो डिग्रेडेड हो जाएगी अगर उसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर में रखा गया, राइट।
तो जाहिर सी बात है, हमें उसको अगर डिग्रेड होने से बचाना है तो हमें कितने टेम्परेचर में रखना होगा, उसकी हम एक स्टोरेज कंडीशन डिसाइड कर देंगे ड्रग की, और जो कि क्या होगी, स्टोर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज को इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो लीड ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उसके जो प्रीवियसली हेडिंग से हमें हिट्स मिली, लीड मिली, उन्हीं को इनहांस करना और उसकी ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज को फाइनलाइज करना, इसको फिक्स कर देना, राइट। यानी आप हर एक सूटेबल कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लें कि ड्रग का नेचर क्या है। दिस स्टेज इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं, यानी उसकी ADME नीचे लिखा हुआ है, सच एज देयर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इस स्टेज में हम उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज को ही ऑप्टिमाइज करने का काम करते हैं। अदर फैक्टर दैट आर ऑप्टिमाइज्ड ड्यूरिंग द स्टेज इंक्लूड द पोटेंसी, सेलेक्टिविटी एंड सेफ्टी ऑफ द कंपाउंड्स। कुछ अदर फैक्टर्स जो हैं जिनको इस स्टेज के दौरान हम ऑप्टिमाइज करने का काम करते हैं, ड्रग की पोटेंसी, उसकी सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी अगेंस्ट अगेंस्ट किसके, सिलेक्टिविटी अगेंस्ट डिसीज, कि कौन सी डिसीज या डिसऑर्डर के लिए हम उसको बना रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी कंसर्न्स, कंपाउंड्स जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसके सेफ्टी कंसर्न्स क्या है, एस्पेक्ट्स को फॉलो करेंगे हम, किनके इनके रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स के फॉलो करेंगे हम, जिसके थ्रू हम किसी भी ड्रग का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट हेडिंग, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, राइट। इसमें हम क्या देखेंगे, होता क्या है, जब इतनी इस स्टेज तक पहुंच जाती है, ऑप्टिमाइज हो जाती है ड्रग, तब क्या होता है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इन्वॉल्व द टेस्टिंग द लीड कंपाउंड इन एनिमल मॉडल टू इवेलुएट देयर सेफ्टी, एफिकेसी एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं, ड्रग जब डेवलप हो जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो जाता है, तब उसको एनिमल के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है, जिसको प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, करते क्यों हैं हम, टू इवेलुएट देयर सेफ्टी, सेफ्टी किसकी, सेफ्टी किसकी, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, एनिमल एज वेल एज ड्रग, इन दोनों की सेफ्टी। एफिकेसी किसकी, ड्रग की बात हो रही, एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट किसकी, ये भी ड्रग की बात हो रही, राइट। These studies provide important information on the pharmacological property of the compound and help to identify any potential safety issue. Preclinical study क्या प्रोवाइड करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्रग की ADME, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक, दोनों फार्माकोकाइनेटिक काइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक, डायनामिक स्टडीज को प्रोवाइड करती है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है ऑफ द कंपाउंड एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल सेफ्टी इशू। और इनके थ्रू ही, इन स्टडीज के रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हम पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पोटेंशियल रिस्क या पॉसिबल रिस्क कह लें हम इसी को, कि पॉसिबली कितने रिस्क एसोसिएटेड हैं उस कंपाउंड से, और वो रिस्क किस किस के रिगार्डिंग हो सकते हैं, वो रिस्क सब्जेक्ट एज वेल एज ड्रग, दोनों के रिगार्डिंग हो सकते हैं, राइट। Preclinical testing is an important stage in drug discovery as it provides a foundation for clinical trials. Obviously बहुत ही important stage है, क्यों, क्योंकि preclinical studies के जो रिजल्ट होंगे, इसके जो रिजल्ट होंगे, वो ही क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क या एक लीड प्रोवाइड करते हैं, एक लीड देते हैं कि अब इस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल होगा या नहीं होगा, क्लिनिकल ट्रायल के लिए ये ड्रग जाएगी अथवा नहीं जाएगी, और वो कैसे होगा, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के रिजल्ट्स जो आए हैं उनके बेसिस पे होगा। यदि इन एनिमल पे ही वो ड्रग सूट नहीं कर रही, बहुत सारे क्या कह सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट, एबनॉर्मल इफेक्ट जो हैं वो देखे गए हैं, इनकी टेस्टिंग में ही एबनॉर्मलिटीज लिख लें हम, एबनॉर्मलिटीज देखी गई हैं इन एनिमल टेस्टिंग के केस में ही, तो फिर हम इतना बड़ा रिस्क
नहीं उठा सकते कि इसको क्लिनिकल ट्रायल्स जिसमें कि ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग की जानी है वो हम रन करवाएं। दैट वाज द प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। नाउ मूविंग ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है? क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वॉल्व टेस्टिंग द लीड कंपाउंड इन ह्यूमन टू डिटरमाइन देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी। प्री क्लिनिकल में एनिमल, प्री क्लिनिकल में एनिमल्स थे एंड क्लिनिकल में ह्यूमंस आ गए। सिंपल। और पैरामीटर्स या स्टडी का ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम ही है। क्यों कर रहे हैं हम? सेफ्टी किसकी? ह्यूमन सब्जेक्ट्स एज वेल एज ड्रग दोनों की। एफिकेसी किसकी? ड्रग की। वो डिटरमाइन करने के लिए हम ये टेस्टिंग करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स रन करते हैं। दीज ट्रायल्स आर कंडक्टेड इन मल्टीपल फेजेस एंड इन्वॉल्व प्रोग्रेसिवली लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। राइट। ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो कई सारी मल्टीपल फेजेस में होता है। फेज 0 से स्टार्ट होता है। बहुत सारी बुकों में आपको फेज 0 का जिक्र नहीं मिलेगा। फेज 1, 2, 3 एंड फेज 4 तक आपको चर्चा मिलेगी कई सारी किताबों में। और इन सभी फेजेस की अलग अलग क्राइटेरिया हैं और वो क्राइटेरिया बेस्ड हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर कि इस फेज 1 में इतने ह्यूमन के ऊपर और ऐसी स्पेसिफिक एक क्लास ले ली जाएगी। फॉर एग्जांपल कि फेज 2 में उनको रखना है मिड एज वाले, यंगर एज वाले लोगों को, यानी द एज शुड बी बिटवीन 30 टू 35। एक फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्राइटेरिया कंसर्न कर लें हम कि 30 से 35 की उम्र वाले जो मेल सब्जेक्ट्स ओनली उनके ऊपर उनको रन करवाना। तो फेज 2 जो है वो इस स्पेसिफिक क्लास के लिए हो गया। फेज 3 के लिए उन्होंने रख दिया एडल्ट्स के ऊपर, एडल्ट्स अबव 60, ज़्यादा हो जाएगा यार, 60 अबव 50 कर देते हैं। राइट। फेज 3 उनके लिए हो गया। फेज 4 जो है वो फॉर एग्जांपल कंसर्न के लिए हम मान लें कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कंसीडर कर ली। तो ये मल्टीपल फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल्स को रन किया जाता है अलग अलग क्राइटेरिया के बेस्ड में। अलग अलग ड्रग की पोटेंसी क्या है उसके बेसिस पे, ड्रग हम डेवलप किस ड्रग, उसके डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है या किस पर्पस के लिए वो बनाई जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। कि कैसे फेजेस जो है मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स की उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स या सब्जेक्ट्स जो है वो किस हिसाब से और किस किस ऑर्डर में रखने हैं। Next point, clinical trials provide crucial data on the safety and efficacy of the compound as well as their optimal dosing and administration. Obviously clinical trials की स्टडीज के दौरान ही हमें पता चलता है कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज में इतने डोजिंग इफेक्ट जो था वो ऐसा ऐसा था, इसलिए जो उसका डोजिंग फ्रिक्वेंसी रहेगी वो इतनी रहेगी। मीन्स कितनी दिन में एक बार या 2 बार देना है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा देंगे तो हमने एबनॉर्मल इफेक्ट देखे थे। राइट। अब मिड एज जो यंगर एज वाले हैं, एज 30 टू 35 वाले हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन जो है डोजेस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस ड्रग का ऐसा रहेगा। फॉर एग्जांपल ओरली ही दे सकते हैं, तब ज़्यादा इसकी एडीएमई जो है वो अच्छे से अचीव हो रही है, यानी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात कर लें तो एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कैसे होता है? इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बायो अवेलेबिलिटी। जाहिर सी बात है कि हम वही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे जहां से ड्रग की एडीएमई जो है वो अच्छे से अचीव हो हमें। राइट। तो इन्हीं टेस्टिंग्स के दौरान रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस फ्रिक्वेंसी, किस एज में किस एज के पेशेंट के लिए डोज कितना सफिशिएंट है, वो सब कुछ हमें क्लिनिकल ट्रायल से पता चल जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज एफडीए अप्रूवल। आपने प्री क्लिनिकल करवा लिए, प्री क्लिनिकल को आपकी ड्रग जो है पास कर गई, क्लिनिकल ट्रायल्स आपकी ड्रग जो पास कर गई, उसके बाद आप कहाँ आएंगे? अपनी ड्रग को सेंड करेंगे किसके पास? सेंड टू एफडीए। किस पर्पस के लिए? अप्रूवल के लिए। किस पर्पस के लिए? अप्रूवल के लिए भेजेंगे कि भाई हमने ऐसी ऐसी ड्रग को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हमने रन करवा लिए हैं, अब हम इस ड्रग को अप्रूव करवाना चाहते हैं फाइनली मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए। द एफडीए अप्रूव्ड प्रोसेस is the final stage in drug discovery
and involves submitting the result of the clinical trials to the FDA for approval. आपके जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट हैं, प्री क्लिनिकल के, क्लिनिकल के, इनको आप सेंड करेंगे रिपोर्ट्स के तौर पे FDA के पास। वो उनको क्या करेगा, उन रिजल्ट्स को रिव्यू करेगा एंड मल्टीपल केसेस में वो रिकमेंड भी कर सकता है। FDA कैन ऑल्सो रिकमेंड यू टू run the clinical trials in front of them, run the trials in front of them। कई बार वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई हमारे सामने ही ट्रायल्स को रन करके दिखाएं और हाल फिलहाल के रिजल्ट हमें सबमिट करें। तो ऐसा करने के बाद रिव्यू होता है, सारी चीज़ें, रिकमेंडेशंस अगर कोई होती है तो FDA वाले रिकमेंड करते हैं, आप उनको फुलफिल करें, देन उसके बाद फिर से वो समझेंगे उस चीज़ को, फिर से रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट, द FDA evaluate the safety and efficacy of the drug as well as its manufacturing and labeling information before approving it for sale to the patient। FDA इवेल्युएशन का काम करते हैं सेफ्टी और एफिकेसी के रिगार्डिंग का, राइट, ड्रग का, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबलिंग इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाने का काम करता है FDA, कि यदि आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट ऐसे ऐसे हैं तो फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन सर्कमस्टांसेस के थ्रू होनी चाहिए। इन केसेस में ऐसी ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी होगी भाई कि आप इसको एम्बर कलर बॉटल में ही पैक करेंगे, राइट। अगर वो देखा, FDA नोटिस करेगा कि डिग्रेड हो जाएगी ड्रग अगर इसको ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं या सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो डिग्रेड हो जाएगी, देन दे विल रिकमेंड टू लेबलिंग प्रोसीजर और पैकेजिंग प्रोसीजर पैक्ड इन एम्बर कलर बॉटल, राइट। तो ये छोटी छोटी सी स्टेप्स या एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। FDA approval is a rigorous process and many drugs fail to receive approval due to safety and efficacy concern। अब ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि FDA इतनी आसानी से अप्रूवल देता नहीं है, यानी पास होने का, FDA से पास होने का जो परसेंटेज रेट है वो बिलो 5% है। ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि 5% से भी कम ड्रग जो है वो FDA से अप्रूव्ड हो पाती है। ड्यू टू विच रीजन? ड्यू टू सेफ्टी एंड एफिकेसी कंसर्न। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट, अगर छोटा सा भी पॉइंट दिख जाता है तो इन दो कंसर्न के रिगार्डिंग, इन दो कंसर्न के कारण वो क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं उसको और रिटर्न भेज देते हैं। अब फिर से उसको क्या करें, इम्प्रूव करें, उन सेफ्टी एंड एफिकेसी के कंसर्न्स जो पैरामीटर हैं, उनके कंसर्न हैं, उनको रेक्टिफाई करें एंड देन क्या करें, रीसेंड करें आप। उसके बाद वो फिर से रिव्यू करेंगे, उसको फिर से अप्रूवल के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देंगे। नाउ द चैलेंजेस इन ड्रग डिस्कवरी। आज की डेट में ड्रग डिस्कवरी की फील्ड में चैलेंजेस क्या क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। ड्रग डिस्कवरी इज अ चैलेंजिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, लो सक्सेस रेट एंड एथिकल कंसीडरेशन। हाई कॉस्ट ऑब्वियसली करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए, वो भी डॉलर्स में, करोड़ों डॉलर का खर्च है, कॉस्ट। लो सक्सेस रेट, अब FDA वालों का ही एग्जांपल देख लो, जरा सी चीज में फेल कर देते हैं, राइट। उससे पहले आपकी ड्रग हार्डली है जो क्लिनिकल ट्रायल्स को पार करके चली जाए। क्लिनिकल ट्रायल्स का भी सक्सेस रेट जो है वो बिलो 5% है, राइट। 5% से भी कम ड्रग जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स को पार कर पाती। एथिकल कंसीडरेशन मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेप में आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, राइट। उसमें एक सबसे बेसिक समस्या है सब्जेक्ट मिलना ना मिलना डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि लोग अपने एथिक्स पे ही डिपेंड होते हैं, राइट। कई लोगों का मानना है कि हमें भाई नहीं रन करवाना अपने ऊपर, हम क्यों रन करवाएं, किसी भी दवाई का उपयोग हम अनइविनली क्यों करें अपने ऊपर, राइट। ऐसा मानना होता है कई सारे पेशेंट्स का, तो एथिक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ ड्रग कैन बी वेरी हाई due to the resources required for research and development, preclinical testing and clinical trials। ड्रग की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। डेवलपमेंट हो गया, डिस्कवरी हो भी गई, तब भी कई सारे मल्टीपल केसेस देख लो। फॉर एग्जांपल, कई सारे इंजेक्शंस मार्केट में ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट 14,000 से लेके 15,000 तक आपने सुनी होगी कई बार, राइट। ये क्यों होता है ऐसा, इनकी कॉस्ट इतनी हाई क्यों है? ड्यू टू द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, इनकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का जो खर्च हुआ, यानी उसका इन्वायरमेंट फिक्स करने के लिए, उनकी रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी
कॉस्ट इन्वॉल्व हुई उन सभी को फाइनली इंक्लूड करके ही तो मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसने उसको डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया, राइट। तो ये सभी ऐसे हाई रिसोर्सेज जो हैं, इनकी रिक्वायरमेंट के चलते उस ड्रग की कॉस्ट जो है वो कई बारी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। द सक्सेस रेट ऑफ ड्रग डिस्कवरी इज ऑल्सो लो। जैसा कि पहले बताया कि किसी भी ड्रग की डिस्कवरी करना कोई मजाक की बात तो है नहीं। इनका सक्सेस रेट देख के कई सारे पहले से ही क्या हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं कि 100 ड्रग की डिस्कवरी अगर आप एक साथ मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज करने के लिए जा रहे हैं, उनका डेवलप करने के लिए जा रहे हैं, तो 5 में से भी कम, है ना, लेस देन 5% सक्सेस रेट है कि 5 से भी कम ड्रग जो है वो आपकी सक्सेसफुली मार्केट तक पहुंच पाएंगी, और बाकी 95 से ज़्यादा आपकी ड्रग जो है वो 100% फेल होनी ही होनी, विथ मैनी कंपाउंड्स फेलिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट एफिकेसी, सेफ्टी एंड प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज। यही 4 वो पैरामीटर है, या तो वो अपनी एफिकेसी में फेल हो जाती है प्रूफ करने में, सेफ्टी कंसर्न एसोसिएट हो जाते हैं, प्री क्लिनिकल स्टेज में फेल हो जाती है, या क्लिनिकल स्टडीज में फेल हो जाती है, राइट। तो ये वो 4 एस्पेक्ट्स हैं, या 4 वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनके चलते कोई भी ड्रग जो है वो उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एथिकल of consideration in drug discovery include issues related to the patient safety, informed consent and the use animal models in preclinical testing। ये कई सारे एथिक्स की जो चर्चा हमने पहले ही कर ली कि कई सारे एथिकल कंसिडरेशन भी आ जाते हैं कि सब्जेक्ट जो भी है, सब्जेक्ट या उसको हम पेशेंट कह लें अपनी भाषा में, तो वो ड्रग की एफिकेसी सेफ्टी तो बाद में सोचेगा, वो सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी का ख्याल करेगा ना। ऑब्वियसली कि मैं अंडर ट्रायल हूँ तो मेरी सेफ्टी का क्या, उसकी गारंटी कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है कि मैं जिंदा भी रहूंगा या मर जाऊंगा इस ट्रायल के बाद, राइट। बहुत सारे ऐसे कंसेंट जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं ड्रग डिस्कवरी की फील्ड में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, फ्यूचर डायरेक्शन इन, ओके, इन ड्रग डिस्कवरी। ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। इन ड्रग डिस्कवरी, emerging technologies and approaches are likely to revolutionize the drug discovery process in future। emerging technologies, बहुत सारी जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हैं, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी जो हैं वो दिन पे दिन क्या कर रहे हैं, और बहुत सारी न्यू अप्रोच जो हैं वो दिन पे दिन ड्रग डिस्कवरी या फ्यूचर डायरेक्शन को एक रिवॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक नई क्रांति सी लेके आ रहे हैं कि उम्मीद बढ़ती जा रही है धीरे धीरे कि भाई वो 5% सक्सेस रेट बढ़ के धीरे धीरे इन फ्यूचर संभव है कि वो 15 से 20% तक पहुंच जाएगी। 100 में से भाई 15-20 ड्रग तो जो है वो लगभग लगभग मार्केट में पहुंच ही जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेहतर एग्जाम्पल है इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और नई अप्रोचेस का। AI सिस्टम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI टेक्नोलॉजी जो है, एंड मशीन लर्निंग कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज हिट आइडेंटिफिकेशन एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन। अब तक ये जो स्टेप्स जिनको इंसान किया करते थे, अब ये डिपेंडेंट हो जाएंगी आने वाले समय पे किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इन सभी प्रोसेस को, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारा समय लगता था और कई सारी एरर्स फिर भी रह जाते थे, तो उसको AI करने लगेगा जो कि ऑटो डिटेक्ट करता है एरर्स को, है ना। तो वो गलती के चांसेस भी कम होंगे और टाइम भी कम हो जाएगा, कंजप्शन का जो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। जीन एडिटिंग एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट मोर टारगेटेड एंड इफेक्टिव थेरेपीज। इनमें से ही एक एग्जांपल ये जीन एडिटिंग का है कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग में हमने पढ़ा था ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि जीन्स में कुछ फेरबदल करना, जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना, बदलाव करना, जीन एडिटिंग कहलाता है, राइट। उसमें कुछ बदल देना, और वो क्यों करते हैं हम, अपने ड्रग मॉलिक्यूल को ससेप्टेबल बनाने के लिए, है ना, सूटेबल बनाने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे फ्यूचर डायरेक्शन के केस में। ड्रग डिस्कवरी का फ्यूचर क्या है, राइट। नाउ मूविंग ऑन द कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, दिस लेक्चर। कंक्लूजन क्या निकला हमने आज जो भी पढ़ा, ड्रग डिस्कवरी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ एंड डेवलपिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिसीजेस, ऑब्वियसली, राइट। The drug discovery process involves multiple stages and collaboration between various stakeholders।
ओके, इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था, द challenges and opportunities in drug discovery are significant, and emerging technologies and approaches are likely to shape the future of the field. Obviously, हमें ये उम्मीद है, हमें ये होप है, और वी होप सो कि हम बहुत जल्दी इसमें सक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, न्यू अप्रोचेस हैं, जो है ना, फ्यूचर डायरेक्शन में अभी हमने जो देखा, ये बहुत जल्दी हमारे ड्रग डिस्कवरी फील्ड को कुछ एक नए क्या कह सकते हैं हम, कोई एक न्यू एरा में लेके चले जाएंगे, राइट, न्यू एरा में लेके चले जाएंगे, और फाइनली ड्रग डिस्कवरी में भी एक रिवॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हमें। ओके, तो ये इसका कंक्लूजन निकला पूरे टॉपिक का। ओके, फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ you like this topic.